हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन दिनों हम यूपी बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज यूपी बोर्ड 2018 में पूछे गए कुल 9 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों से लाभ होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से है, जिसमें 3 सेल, पहले का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, दूसरे का 4 वोल्ट और तीसरे का 2 वोल्ट है, एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल के साथ 3 ओम, 2 ओम तथा 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। और आपसे पूछा गया है ए एवं बी के बीच विभवांतर क्या होगा, या कह लें कि दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है। तो टर्मिनल विभवांतर को आप जानते हैं, लिखते हैं V = E - IR। तो यहाँ पर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल हमको मालूम है और इससे जुड़ा हुआ जो बाह्य प्रतिरोध 2 ओम है वो मालूम है। इसमें धारा I नहीं मालूम है। अगर इस ब्रांच में धारा I हमको मिल जाता तो हम इस सेल का टर्मिनल विभवांतर जान लेते हैं, या कह लें A एवं B के बीच का विभवांतर जान लेते। तो हम इस ब्रांच में धारा I का मान निकालने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम पॉइंट A को लेते हैं। पॉइंट A पर हम किरचॉफ के प्रथम नियम को देखते हैं। तो पॉइंट A पर 3 धाराएं आ रही हैं, I1, I2 और I3, और एक भी धारा पॉइंट A से जा नहीं रही है। तो आप जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम में किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग तथा उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो आने वाली धारा कौन सी है, I1 + I2 + I3, ये इस जंक्शन पर आने वाली धारा है और जाने वाली धारा कोई नहीं है, तो इसको लिख देंगे 0। और यहाँ से क्या हो जाता है हमारे सामने, I3 = -I1 + I2। ये हम पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अब हम लूप के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो पहला लूप हम लेते हैं ABCDA। क्या लेंगे, लूप ABCDA में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करें तो इस ब्रांच में यही धारा I1 रहेगी, तो 3 ओम में भी धारा I1 रहेगी। तो क्या लिखेंगे, 3 ओम गुणे धारा I1। और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ आए तो इस I2 के विपरीत कैलकुलेशन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, -I2 × ये 2 ओम = सेल ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा, 10 - 4 = 6। और यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, 3I1 - 2I2 = 6। ये इक्वेशन 2 हम कर लेते हैं। इस लूप AEFBA में देखते हैं। इस लूप में भी कैलकुलेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर धारा I2 है, तो इस ब्रांच में धारा I2 चलेगी, तो I2 × 2 ओम। तो क्या हो जाएगा, I2 × 2। और इस तरह से चले तो इस I3 की विपरीत कैलकुलेशन हो गया। तो I3 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो क्या हो गया, -I3 × 1 = इस सेल का EMF 4 वोल्ट है और इसका 2 वोल्ट है। तो 4 - 2 = 2। तो यहाँ से हो गया हमारे सामने 2I2 - I3 = 2। और यहाँ पर I3 का मान हम पहले इक्वेशन से रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2I2 - I3 का मान रखेंगे -I1 + I2 = 2I2 + I1 + I2 = 2। और यहाँ से हो गया 3I2 + I1 = 2। और इस पूरे इक्वेशन में हम
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे सामने 3i1 प्लस 9i2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 क्या है, 3i1 प्लस 9i2 इक्वल टू 6। और अगर इसे हम हल करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कट गया और ये हो गया माइनस 11i2 इक्वल टू 0, या यहाँ से हो जाएगा i2 इक्वल टू 0। ये इस ब्रांच में धारा i2 का मान क्या है, 0 है, यानी इस ब्रांच में धारा ही नहीं चल रही है। और जब इस ब्रांच में धारा नहीं चल रही है तो A और B के बीच विभवांतर के लिए, या कह लें 4 वोल्ट के सेल के टर्मिनल विभवांतर के लिए आप फार्मूला लगाएंगे V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो I2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ V2 लिखेंगे और यहाँ E2 लिखेंगे और यहाँ R2 लिखेंगे। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 का मान 4 वोल्ट माइनस I2 का मान 0 इंटू R2 का मान 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या बच जाएगा, वोल्ट। तो ये आंसर हो गया A और B के बीच का विभवांतर कह लें, या 4 वोल्ट के सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर कह लें। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर C1 6 माइक्रोफैरड, C2 6 माइक्रोफैरड और C3 6 माइक्रोफैरड है। C1 और C2 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और C3 इन दोनों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर समतुल्य धारिता पूछी गई है तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा गया है। तो पहले हम इन दोनों का समतुल्य कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/C डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, या ये हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 2/6, या कह लें कि C डैश इक्वल टू 6/2 या 3 माइक्रोफैरड। ये अब इन दोनों की जगह हम एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं जिसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड होगी। अब ये 12 वोल्ट का सेल है जो इस ब्रांच के साथ और इस ब्रांच के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो आप जानते हैं कि 12 वोल्ट का सेल अगर 2 ब्रांच के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है तो दोनों ब्रांचों में बराबर विभवांतर आरोपित करेगा। तो इस 6 माइक्रोफैरड के साथ भी 12 वोल्ट होगा और इस दोनों के समतुल्य प्रतिरोध 3 माइक्रोफैरड के साथ भी 12 वोल्ट होगा। तो इस दोनों कैपेसिटर की जगह हम एक कैपेसिटर लगा दें और वो क्या होगा, 3 माइक्रोफैरड का, इस तरह से। अब इसमें जो विभवांतर होगा वो 12 वोल्ट का होगा। तो 12 वोल्ट का विभवांतर, तो इसके प्लेटों के बीच आवेश क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे Q इक्वल टू C डैश इंटू V। C डैश का मान है 3 माइक्रोफैरड और V का मान है 12 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 36 माइक्रो कूलम, ये Q का मान हो गया। यानी इधर इस प्लेट पर 36 माइक्रो कूलम होगा। तो अगर दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरह से, ये 6 माइक्रोफैरड जो मूल रूप से हैं और ये भी 6 माइक्रोफैरड। तो अगर 36 माइक्रोकूलम इस कैपेसिटर पर है तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण तो इस कैपेसिटर पर भी 36 माइक्रोकूलम होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों कैपेसिटर के प्लेटों पर 36 माइक्रोकूलम आवेश होगा। यानी C1 एवं C2 के प्लेटों पर 36 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। अब इस 6 माइक्रोकूलम के प्लेटों के बीच भी विभवांतर यही 12 वोल्ट है। तो इस संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्या होगा उसको निकालते हैं। क्या लिखेंगे, C3 के प्लेटों पर आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू
सी 6 माइक्रोफेरड इंटू भी 12 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 छाक 72 माइक्रो कूलम। तो C1 पर 36 माइक्रो कूलम, C2 पर भी 36 माइक्रो कूलम और C3 पर 72 माइक्रो कूलम। तो ये तो तीनों संधारित्र के प्लेटों पर आवेश हो गया। अभी आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण परिपथ में समतुल्य धारिता क्या होगी। तो इसके पहले आप देखें कि इन दोनों की समतुल्य धारिता क्या है, 3 माइक्रोफेरड है और इसकी धारिता 6 माइक्रोफेरड है। और ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड जुड़ करके क्या हो जाएगा 9 माइक्रोफेरड। क्या हो गया, संपूर्ण परिपथ की समतुल्य धारिता बराबर C डैश प्लस C3। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश है 3 माइक्रोफेरड और C3 है 6 माइक्रोफेरड और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 9 माइक्रोफेरड। तो ये आपका आंसर हो गया, समतुल्य धारिता 9 माइक्रोफेरड और तीनों कैपेसिटर के प्लेट पर आवेश क्रमशः 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम और 72 माइक्रोकूलम है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 संधारित्र C1, C2 और C3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि C2 के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा और संचित ऊर्जा क्या होगी। तो पहले हम विभवांतर निकालने के लिए यहाँ पर इसके प्लेटों पर चार्ज क्या होगा उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद विभवांतर निकालेंगे। तो इन तीनों का समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी उसको निकालेंगे। क्या लिखेंगे, C1, C2 एवं C3 की समतुल्य धारिता यदि C हो तो क्या लिखेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/20 माइक्रोफेरड प्लस 1/30 माइक्रोफेरड प्लस 1/15 माइक्रोफेरड। एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 4। क्या हो गया यहाँ से 3 2 5 4 9 9/60 या यहाँ से हो जाएगा 1/C इक्वल टू 9/60। तो C इक्वल टू हो गया 60/9 माइक्रोफेरड। ये C इक्वल टू आ गया। अब ये पॉइंट A 90 वोल्ट पर है और ये पॉइंट अगर हम इसको B माने तो ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो A और B के बीच जो विभवांतर होगा वो 90 वोल्ट होगा। तो 90 वोल्ट विभवांतर इन तीनों संधारित्र के प्लेटों के बीच लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में चार्ज क्या होगा उसको निकालते हैं। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, C इंटू भी लिखते हैं। इम्प्लाई दैट Q इक्वल टू C समतुल्य धारिता है 60/9 इंटू भी 90 और यहाँ से हो जाएगा 5400/9 और यहाँ से 600 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पर C का मान माइक्रोफेरड में है। अब 600 माइक्रोकूलम का आवेश, चूँकि ये तीनों श्रेणी क्रम है तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर 600 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। तो यहाँ C2 के प्लेटों पर भी 600 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। तो क्या लिखेंगे, C2 के प्लेटों के बीच विभवांतर यदि भी हो तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू C इंटू भी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q/C। इसको V2 लिखते हैं क्योंकि दूसरे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू Q इंटू C2 इंटू V2। तो यहाँ से V2 इक्वल टू हो जाएगा Q/C2 और Q का मान आप जानते हैं 600 माइक्रोकूलम है और C2 का मान है 30 माइक्रोफेरड। तो यहाँ से माइक्रो माइक्रो कटेगा, क्या बचेगा 20 वोल्ट। ये आंसर हो गया इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के लिए। अब आपसे पूछा गया है कि इस कैपेसिटर में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो संचित ऊर्जा E के लिए फार्मूला आता है E इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हाफ Q²।
Q का मान है 600 माइक्रोकुलाम, क्या हो जाएगा 600 गुणे 10⁻⁶ का होल स्क्वायर और बटा C2 30 इंटू 10⁻�6। ये माइक्रोफैरड में है तो ये 10⁻�6 करके फैरड बना लिया, और ये माइक्रोकुलाम में है तो 10⁻�6 का गुणा करके कुलाम में बना लिया। तो ये यहाँ से आ गया इतना, और इसको हम यहाँ लेकर के आए तो क्या हो जाएगा E इजक्वल टू हाफ अपनी जगह 600 इंटू 600 इंटू 10⁻12 अपॉन 30 इंटू 10⁻6। तो ये कटा 300 में और ये 30 हो गया 10 बार में, तो क्या आ जाएगा आपका E इजक्वल टू 10 गुणे 600 गुणे 10⁻6, या ये हो गया 6000 गुणे 10⁻6 जूल, और इसको आप कह सकते हैं 6 गुणे 10⁻3 जूल। ये आंसर हो गया इस दूसरे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा के लिए। तो ये हमारा दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट और दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा 6 गुणे 10⁻3 जूल हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकुलाम तथा 12 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो दो आवेशों के बीच की दूरी को परिवर्तित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य दोनों ही स्थितियों में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो प्रारंभ में विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए और अंत में विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए, दोनों का अंतर कर दीजिए, वहीं क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि दोनों बिंदु आवेश के निकाय की प्रारंभिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगर हम E1 लिख रहे हैं तो E1 इजक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बाई R होता है। तो Q1 है 8 माइक्रोकुलाम, तो 10⁻6 से गुणा कर दिए, कुलाम हो गया। Q2 है 12 माइक्रोकुलाम और इसको भी 10⁻6 से गुणा कर दीजिए, तो Q1 Q2 बाई R, R का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10⁻2 कर दीजिए। तो यहाँ से E1 इजक्वल टू हो गया 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 12/96 96 गुणे 10⁻12 अपान 10 गुणे 10⁻2, ये E1 हो गया। इसी तरह से अंतिम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अंतिम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम E2 से लिखे तो E2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 और Q1 और Q2 वहीं ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा 96 गुणे 10⁻12 अपान, अब R दूरी बदल गई है, क्या हो गया? 6 इंटू 10⁻2, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे? किया गया कार्य बराबर डेल्टा E, और डेल्टा E जो होगा वो हो जाएगा E1 डिफरेंस E2, और E2 का मान है 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 96 इंटू 10⁻12 अपान 10⁻2 का मान ले लिया, तो बचा 1/6 माइनस 1/10 ये, और यहाँ से हो जाएगा इसका मान रखते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 96 इंटू 10⁻, ये दो ऊपर चल के हो जाएगा 10, और यहाँ से हो जाएगा 30 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस 3, और ये हो गया 9 इंटू 96 इंटू 10⁻1 इंटू 2 अपान 30। तो ये आपका 3 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 10, और यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 96 गुणे 2 गुणे 10⁻2, क्या हो गया? यहाँ से 576 इंटू 10⁻2 जूल, या इसी को लिख सकते हैं आप 5.8 जूल। ये आंसर हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का। तो ये 5.8 जूल आपका आंसर बन गया है। तो ये चौथा क्वेश्चन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है कि एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की सतह पर आपतित होता है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, जिसके लिए आंशिक समीकरण होता है E = W + ½ mv²। ये E क्या है? फोटॉन की ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और ये W वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, और ये ½ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो यही आपसे पूछा गया है और ये दोनों दिया है, तो क्या हो जाएगा? ½ mv² = E - W। E - W, E का मान है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और W का मान है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी मैक्सिमम, यानी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहा। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि एक विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, को एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में 30 अंश के कोण पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। आसान सा सवाल है, इसमें देखते हैं बल आघूर्ण टाउ = PE sin θ होता है। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा किस एंगल पर द्विध्रुव रखा हुआ है वो एंगल है, और टाउ क्या है? बल आघूर्ण है। तो सवाल में दिया गया है टाउ का मान 9 × 10⁻², और P का मान पूछा गया है, E का मान दिया गया है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो sin 30 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁻² = P × 10⁴ × 1/2। तो यहाँ से P = हो जाएगा 9 × 2 × 10⁻²/10⁴। यहाँ से हो जाएगा 18 × 10⁻⁶, या कह लें 1.8 × 10⁻⁵ कूलम मीटर। ये आंसर बन के आता है छठवें क्वेश्चन का, जिसमें आप टाउ = PE sin θ का फॉर्मूला लगा करके इसको निकालते हैं। तो आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है EMF 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम के 12 सेल को 1.5 ओम बाह्य प्रतिरोध के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा अधिकतम हो और साथ ही धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, मान लिया N सेल श्रेणी क्रम में एक कतार में जुड़े हैं तथा इस प्रकार के M कतार हैं, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से N सेल इस तरह से जुड़ गए हों, और इस तरह के 2 कतार हों इस तरह के, और यहाँ पर इस तरह का एक रेजिस्टेंस इस तरह का लग गया हो। इसको हमने मान लिया। तो ये N सेल इधर की तरफ है और M कतार हैं, तो कुल सेल कितने हो जाएंगे? N, एक कतार में N सेल, तो M कतार में कितने हो जाएंगे? M × N सेल। क्या हो गया? संपूर्ण सेलों की संख्या क्या हो जाएगा? एक कतार में N सेल हैं और कुल M कतार है, तो N × M हो जाएगा, और कुल सेलों की संख्या आपको 12 सेल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से क्या हो गया? M = 12/n, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि इस परिपथ में अधिकतम धारा के लिए जो शर्त होता है वो शर्त होता है NR/M = R। ये शर्त होता है, आप इसको सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में पढ़ चुके हैं। तो NR/M = R होना चाहिए अधिकतम धारा के लिए। क्या लिखेंगे? अधिकतम धारा के लिए NR/M = R। तो NR, R का मान आपके सामने दिया है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, तो क्या हो जाएगा? N × 0.5 बटा M का मान यहाँ से रख दीजिए 12/n करके, 12/n = R दिया गया है 1.5 ओम, तो क्या हो गया? 1.5 ओम। यहाँ से आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? N ऊपर चला जाएगा, N² × 0.5/12 = 1.5।
यहाँ से लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 12 इधर गुणा करेगा 18 हो जाएगा बटे 0.5 और यहाँ से हो जाएगा 36। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36, तो n इक्वल टू क्या हो गया 6, 36 का अंडर रूट, तो n 6 हो गया। यानी n सेल श्रेणी क्रम में थे तो 6 सेल श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़ेंगे और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से m इक्वल टू 12/6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो m की जगह क्या आ गया 2 और n की जगह क्या हो गया 6। तो 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे एक कतार में और इस तरह के कितने कतार होंगे, 2 कतार होंगे। तो ये हमारा संयोजन रहा जिसमें हम 12 सेलों में 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए 2 कतार बनाएंगे तो धारा का मान अधिकतम होगा। तो ये 7वां क्वेश्चन रहा। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां सवाल है कि 8 ऑक्सीजन 16 का परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। तो पहले हम इस परमाणु में जितने भी कण हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ करके निकालेंगे और उसके बाद उसमें से इस 16.000 को माइनस करके मास डिफेक्ट निकालेंगे और मास डिफेक्ट के आधार पर कुल बंधन ऊर्जा निकालेंगे और उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले देखिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले मास ऑफ 8 प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 1.00759 8.060744 AMU ये हो गया। और मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन इसको निकालेंगे तो 8 इंटू 1.008982 करेंगे तो ये आ जाएगा 8.071856 AMU। और मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इसको निकालेंगे तो 8 इंटू 0.0000550 ये करेंगे तो आएगा 0.00044 AMU। अब इन तीनों को जोड़ करके टोटल मास निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए तो क्या हो जाएगा 8O16 का संपूर्ण द्रव्यमान 8.060744 प्लस 8.071856 प्लस 0.00044 और ये पूरा जोड़ेंगे तो आएगा आपके सामने टोटल द्रव्यमान आ गया 16.139736। और इस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 16। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, इस पूरे में से 16 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा M इक्वल टू 16.139736 माइनस 16 इक्वल टू क्या होगा 0.13973। और एनर्जी जो होती है इस मास डिफेक्ट में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करने पर निकलती है तो क्या हो जाएगी E एनर्जी इक्वल टू 0.139736 इंटू 931 ये गुणा करके जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ से आपको एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे में 16 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि न्यूक्लियन की संख्या 16 है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 0.1399736 इंटू 931 अपॉन 16 और ये बन के आएगा आपके सामने 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये आंसर बन के आएगा आपके सामने। तो ये 8वां क्वेश्चन रहा। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में आपके सामने 2 गेट दिया गया है। इस गेट को आप आर गेट जानते हैं, इस गेट को आप एंड गेट जानते हैं। तो दोनों का इनपुट A और B है और आउटपुट Y1 पहले के लिए है और Y2 दूसरे के लिए है। तो दोनों गेट के लिए इनपुट दिया गया है A बराबर 0, A बराबर 0 और B बराबर 1। तो Y1 का मान पूछा गया है और क्या पूछा गया है Y2 का मान पूछा गया है, यानी दोनों गेट के लिए आउटपुट का मान पूछा गया है। तो आर गेट के लिए लिखते हैं इनपुट A
प्लस बी इक्वल टू y1 और एंड गेट के लिए लिखते हैं इनपुट a इंटू बी इक्वल टू y2। ये पहले के लिए y1 आउटपुट है तो y1 लिख दिया, दूसरे के लिए y2 आउटपुट है तो y2 लिख दिया। तो यहाँ से a हो गया 0 और b हो गया 1, तो क्या हो गया 1, यानी y1 इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ पर a हो गया 0 और b हो गया 1, तो ये क्या हो गया 0, यानी y2 हो गया 0। तो ये हमारा पहले का आउटपुट 1 निकलेगा और दूसरे का आउटपुट 0 निकलेगा। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन रहे। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से निश्चित रूप से आप लाभ उठाएंगे। इसी तरह के और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के भविष्य में आएंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।